श्रेष्ठ कौन? बहुत समय पहले की बात है। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। राजा और उनके मंत्रीगण किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी। सभी राजा का गुण गा गा कर राजा की जय जयकार मनाते। एक दिन राजा ने सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, प्रजा सुखी है और सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष है। दोष जानकर ही उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने पहले राजमहल के कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। कर्मचारी राजा के दोष की बात न कहकर उनके गुणों की ही बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये भय के कारण हमारे दोष नहीं बता रहे हैं, क्यों ना और लोगों से इस बारे में पूछा जाए। फिर राजा अपने राजमहल के, शहर के, यहाँ तक कि राज्य के लोगों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात न कही। राजा ने फिर भी यही सोचा कि संभवतः भय से ही ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। वे मंत्री के हाथों राज्य सौंपकर वेश बदलकर अपने रथ पर सवार हो राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए और खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन किसी ने उनके दोष की बात न की। सबने गुणों की ही प्रशंसा की। तब उन्होंने सारथी को रथ राजधानी की ओर वापस लौटाने का आदेश दिया। सारथी ने वापस लौटने के लिए रथ घुमाया। उन्हीं दिनों कौशल नरेश भी ठीक उसी भांति अपना दोष ढूंढने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर ना पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। संयोग से दोनों नरेशों के रथ भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसी ढालू जगह पर आ गए। इधर उधर से निकल जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। किसी एक रथ को तो वापस लौटाकर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। काशी नरेश के सारथी ने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर काशी नरेश सवार हैं। कौशल नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। अब किसका रथ पहले पीछे हटे, ये तो बड़ी समस्या बन गई। दोनों सारथियों ने विचार किया कि दोनों राजाओं में जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। कौशल नरेश के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र भी समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछने पर पता चला कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर तो काशी नरेश के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में से जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल नरेश के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं, इसलिए सुनो। कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, शठों के प्रति शठता पर। नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है। थोड़े में बतलाना उसको
बहुत कठिन है। इस हेतु हटा अपना शकट, राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हठ छोड़ दो। काशी नरेश के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल नरेश के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, हाँ। काशी नरेश के सारथी ने कहा, यदि ये ही सब गुण हैं, तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, पर तुम्हारे राजा के क्या गुण हैं? हम भी तो सुने। काशी नरेश के सारथी ने कहा, सुनो, कहता हूँ, क्रोधी से कर प्रेम, जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश, कृपण मनुज को दान वीरता से वश करते, अद्वितीय हैं झूठ जीतने में सच के बल। यह सुनकर कौशल नरेश सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर कौशल नरेश ने काशी नरेश के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे रथ से उतर गए। उन्होंने काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने सारथी को रथ पीछे करने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई। फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। एक रामू नाम का किसान था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी रत्ना और बेटी राधा के साथ हरिपुर गांव में रहता था। रामू और रत्ना हमेशा से ही चाहते थे कि उनकी बेटी रत्ना को बड़े स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन कम आमदनी के कारण वो राधा को पढ़ा नहीं पा रहे थे। एक दिन रामू रत्ना से कहता है, रत्ना, मैं सोच रहा हूँ कि राधा की पढ़ाई के लिए अपना खेत बेचकर एक छोटा खेत ले लूँ। कम से कम अभी रत्ना की पढ़ाई की व्यवस्था तो हो जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं जी। अगले दिन रामू अपना बड़ा खेत बेच देता है और एक छोटा खेत खरीद लेता है और उस खेत में खेती करना शुरू कर देता है। जब फसल आती है तो रामू बहुत खुश हो जाता है। इस बार रामू की फसल बहुत अच्छी होती है। रामू उस फसल को बेचता है। रामू फसल के पैसों से कुछ हिस्सा निकालकर गरीबों की मदद करता है और कुछ कपड़े और मिठाई लेकर घर जाता है। रत्ना, राधा, देखो मैं क्या लाया हूँ। पिताजी, आप क्या लाए हैं? मैं अपनी बिटिया रानी के लिए कपड़े और मिठाई लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। राधा कितनी खुश है ना? हाँ, देखो कैसे उछल रही है खुशी से। दोनों राधा को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब हर साल ही उस खेत में फसल बहुत अच्छी होती है। अब रामू उस खेत के साथ 4-5 खेत और खरीद लेता है और धीरे धीरे उसके पास पैसा बहुत आ जाता है। रामू को जादुई खेत छोटा लगता है। वह रत्ना को कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटा खेत बेच दूं, क्योंकि अब हमारे पास और भी खेत हैं और बहुत बड़े खेत हैं। ये बहुत छोटा खेत है और इस खेत में फसल भी बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ, लेकिन ये खेत हमारे लिए बहुत शुभ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इस खेत को बेच दीजिए। रामू दूसरे दिन उस खेत को हरिया नाम के किसान को बेच देता है। जिस वर्ष रामू खेत को बेचता है उस वर्ष वर्षा बहुत ही कम होती है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। सारे किसान बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। जैसे तैसे एक साल निकल जाता है। उसके दूसरे वर्ष बहुत अधिक बारिश होती है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। सिर्फ एक वही छोटा जादुई खेत होता है जिसमें फसल अच्छी होती है। सबको बड़ा अचंभा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस खेत में फसल कैसे अच्छी हुई। सब सोचते हैं कि इस खेत में ऐसा क्या है जिससे इस खेत में बाढ़ या वर्षा ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उस खेत का मालिक हरिया उस खेत की फसल को ना ही काट पाता है और ना ही उपयोग कर पाता है। परेशान होकर हरिया रामू के पास आता है और कहता है, रामू, मैं उस खेत का कोई सुख नहीं उठा पा रहा हूँ और ना ही फसल काट पा रहा हूँ, ना ही उसका उपयोग कर पा रहा हूँ। ये सब आखिर हो क्या रहा है? रामू इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ या गांव वालों के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। एक दिन रामू को सपना आता है। रामू को एक साधु उसके सपने में दिखाई देते हैं। रामू, वो कोई मामूली खेत नहीं है, वह जादुई खेत है। और उस खेत की एक परंपरा रही है कि जिस किसान के पास वह खेत होता है वह धन्य और धन से भर जाता है। लेकिन हरिया बहुत लालची है, इसलिए वे उस फसल को ना ही हाथ लगा सकता है ना ही काट सकता है। जब तुमने वो खेत खरीदा था तो उसके पहले वाला मालिक भी लालची था, इसलिए उसको भी जादुई खेत का कोई सुख नहीं मिला। अब एक काम करो। क्या? उस फसल को काटो और उसको सभी गांव वालों में बराबर बांट दो। जो भी परेशानी बाढ़ और वर्षा ना होने के कारण हो रही है उससे थोड़ा आराम मिलेगा और तुम वे खेत हरिया से अपने पास वापस ले लो। इतना कहते ही रामू सपने से जाग जाता है। रामू सपने वाली बात रत्ना को बताता है और वे हरिया से खेत वापस ले लेता है और फसल को काटकर उसे सभी गांव वालों में बराबर बांट देता है। इस तरह सभी गांव वालों को राहत मिलती है और उसके अगले वर्ष फिर बहुत अच्छी फसल होती है और सभी बहुत खुश होते हैं।